हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का छठा पाठ। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस पाठ के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध के माध्यम से स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों पर कड़ा प्रहार किया है। स्त्री शिक्षा विरोधियों के अनुसार लड़कियों को पढ़ाना अनर्थ करना है, परंतु द्विवेदी जी ने आज के समय की आवश्यकता को समझते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। स्त्रियों को शिक्षित करने से ही समाज और देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। शिक्षा से व्यक्ति बिगड़ता नहीं है, अपितु उसे अच्छे बुरे की समझ आ जाती है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दोष हैं। आवश्यकता है कि उस शिक्षा प्रणाली को सुधारने की जिसमें लड़कियों के लिए विशेष रूप से शिक्षा का प्रबंध हो। लड़कियों को पढ़ाने से कई प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। पढ़ लिख कर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। लड़कियों के आत्मनिर्भर होने पर दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत हो जाएगा और लड़कियां समाज पर बोझ नहीं होंगी। द्विवेदी जी का यह निबंध यह भी संदेश देता है कि परंपराओं का पालन पुराने नियमों के अनुसार नहीं करना चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहां अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। जो बात प्राचीन समय की ग्रहण करने वाली हो या जो सही हो उसे मान लेना चाहिए और समाज के स्वरूप को बिगाड़ने वाली परंपराओं का त्याग कर देना चाहिए। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर है, पढ़े लिखे लोग, सभ्य और स्वयं को सुसंस्कृत विचारों के समझने वाले लोग स्त्रियों की शिक्षा को समाज का अहित मानते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों को पढ़ना लिखना मना बता देते हैं, यानी उन्हें पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। उन पढ़े लिखे लोगों ने अपने पास से कुछ ऐसे तर्क दिए हैं जिसे द्विवेदी जी ने अपने सशक्त विचारों से काट दिया है। यानी द्विवेदी जी ऐसे लोगों के विचारों से सहमत नहीं हैं। द्विवेदी जी के अनुसार प्राचीन भारत में स्त्रियों का अनपढ़ होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु उनके पढ़े लिखे होने के कई प्रमाण मिले हैं। उस समय बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, तो नाटकों में भी स्त्रियों और अन्य पात्रों से प्राकृत तथा कुछ लोगों से संस्कृत बुलवाई जाती थी। इसका यह प्रमाण नहीं है कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारा प्राचीन साहित्य प्राकृत भाषा में ही है, उसको लिखने वाले अवश्य ही अनपढ़ होने चाहिए। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के अधिकतर ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित हैं, जो हमें उस समय के समाज से परिचय करवाते हैं। बुद्ध भगवान के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में ही हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक प्राकृत भाषा में हैं। जिस तरह हम लोग आज बांग्ला, हिंदी, उड़िया आदि भाषाओं का प्रयोग बोलने तथा पढ़ने लिखने में करते हैं, उसी तरह उस समय के लोग भी प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसीलिए हमें उस समय की जो पुस्तकें मिली हैं वो प्राकृत भाषा में ही मिली हैं। यदि प्राकृत भाषा का प्रयोग करने से कोई अनपढ़ कहलाए तो आज के समय में सब पढ़े लिखे लोग अनपढ़ अनुभव होते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण में तो बंदर तक संस्कृत बोलते थे, तो स्त्रियों के लिए कौन सी भाषा उचित हो सकती है? यह बात स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले स्वयं सोच सकते हैं। ऋषि अत्रि की पत्नी गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी, उन सब ने यह बात अपने समय के प्रकांड आचार्य के शास्त्रार्थ में मात दी थी, तो क्या वे पढ़ी लिखी नहीं थी? यानी यहाँ पर कुछ विदुषी नारियों के नाम लिए गए हैं कि वो इतनी ज्ञानवान थी और इतनी विदुषी थी कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर आचार्यों को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया था, तो क्या वे पढ़ी लिखी नहीं थी? लेखकों के अनुसार पुराने समय में उड़ने वाले जहाज़ों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, परंतु किसी भी शास्त्र में उनके निर्माण की विधि नहीं मिलती। क्या इससे स्त्री शिक्षा विरोधी उस समय जहाज़ न होने का इनकार कर सकते हैं? यदि शास्त्रों में स्त्री शिक्षा का
अलग से प्रबंध का कोई वर्णन नहीं मिलता तो हम यह नहीं मान सकते कि उस समय स्त्री शिक्षा नहीं थी। उस समय स्त्रियों को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त थे और उस समय भी स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जाता था। इस प्रकार द्विवेदी जी अपने विचारों से स्त्री शिक्षा के जो विरोधी हैं उन्हें उत्तर देते हैं तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं। प्रश्न 2, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कवादियों का यह कहना है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, उचित नहीं है। शकुंतला द्वारा अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कुछ कहना यदि अनर्थ है तो यह उचित नहीं है। यदि पढ़ी लिखी स्त्रियों का अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया गया कार्य या विचार अनर्थ है तो पुरुषों द्वारा किया गया अनर्थ भी उनकी पढ़ाई लिखाई के ही कारण है। समाज को अपने कार्यों द्वारा गलत मार्ग पर ले जाना पुरुष ही करते हैं। डाके डालना, चोरी करना, घूस लेना, बुरे काम करना आदि पुरुष जो हैं वो बुद्धि की उपज है, उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई भी काम नहीं है। तो सभी स्कूल कॉलेज क्या बंद कर दिए जाएं जिससे पुरुष भी अनर्थ करने की शिक्षा न ले सकें। इसका अर्थ यह है कि यह जो माना जाता है कि स्त्रियां पढ़ लिख कर अनर्थ करती हैं, तो क्या पुरुष कोई भी गलत काम नहीं करते हैं? क्या सभी अच्छे कार्य पुरुष ही करते हैं? और जो पुरुष बुरे कार्य करते हैं क्या वो सब पढ़े लिखे नहीं हैं या क्या वो सब पढ़े लिखे हैं? लेखक ने शकुंतला के दुष्यंत के लिए कहे गए कटु वाक्यों को एक स्त्री की सम्मान की रक्षा के लिए उपयोग किए गए वाक्य बताया है। सीता जी ने भी अपने परित्याग के समय राम जी पर आरोप लगाया था कि जब वह अपनी शुद्धता अग्नि में कूदकर सिद्ध कर चुकी थी तो लोगों के कहने पर राम जी ने उनका परित्याग करके अपने कुल के नाम पर कलंक लगाया है। यानी सीता माता ने जब अपनी अग्नि परीक्षा दे दी थी तो श्री राम ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, उनका त्याग क्यों कर दिया? सीता जी का राम जी के लिए यह आरोप क्या उन्हें गंवार सिद्ध करता है? वे महाविदुषी थी। एक स्त्री का अपने सम्मान की रक्षा के लिए बोलना उचित है। यह पढ़ लिख कर अनर्थ करना नहीं है। अनर्थ पढ़ाई लिखाई से नहीं होता बल्कि हमारी सोच की उपज है। जो जैसे कार्य करता है वैसा ही वह कहलाता है, चाहे वह कोई पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़ हो। स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई से समाज और घर का अनर्थ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई से स्त्रियों में अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और ये समाज की उन्नति में सहायक सिद्ध होती हैं। एक पढ़ी लिखी औरत ही अपने घर का सभी कार्य बेहतर तरीके से कर पाती है। ये इस प्रश्न के द्वारा द्विवेदी जी ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। प्रश्न 3, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। जैसे यह सब पाप पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को इस निबंध में से छांटकर समझिए और लिखिए। उत्तर है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए निबंध में कई स्थानों पर व्यंग्य का सहारा लिया है। नाटकों में स्त्रियों का संस्कृत बोलकर प्राकृत भाषा बोलना कि स्त्रियां संस्कृत भी बोलती थी और प्राकृत भाषा बोलती थी, तो ये उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। इसके लिए द्विवेदी जी ने कहा है कि वाल्मीकि रामायण के तो बंदर तक संस्कृत बोलते हैं। बंदर संस्कृत बोल सकते थे, स्त्रियां न बोल सकती थी। यदि उस समय के जानवर तक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे तो स्त्रियां कैसे अनपढ़ हो सकती हैं? वे भी आम भाषा में ही संस्कृत बोलती होंगी। जब हम उस समय उड़ने वाले जहाज़ों के वर्णन पर विश्वास करते हैं तो उस समय स्त्री शिक्षा दी जाती थी, उस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? यदि उस समय की स्त्री शिक्षा के लिए स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ करना है, पढ़ी लिखी स्त्रियां समाज और घर दोनों का नाश कर देंगी, इसके लिए उसकी पढ़ाई उचित नहीं है। तो उन पुरुषों के लिए द्विवेदी जी लिखते हैं कि MA BA शास्त्री और आचार्य होकर पुरुष तो स्त्रियों को हंटर से फटकारते हैं और डंडों से उनकी खबर लेते हैं, वह सारा सदाचार पुरुषों की पढ़ाई का सुफल है। इस स्त्री शिक्षा पर अपना विरोध प्रकट कर
लोग देश का गौरव को नहीं बढ़ाते बल्कि कम कर रहे हैं और उनके अनुसार पढ़ना लिखना पुरुषों के लिए उचित है, स्त्री के लिए इस विषय में सोचना भी विष के समान है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। स्त्री का अपने सम्मान की रक्षा के लिए पुरुष को यदि कटु वाक्य बोल भी दिए गए हों तो यह अनर्थ नहीं है। सभी को अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री शिक्षा विरोध के अनुसार शकुंतला को दुष्यंत के कार्य का विरोध करना कटु वाक्य थे। यह उसकी पढ़ाई लिखाई का परिणाम है। तो क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गई। नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। इस प्रकार द्विवेदी जी ने निबंध में स्त्री शिक्षा के पक्ष में विरोधी की बात काटने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है, जिससे उनकी बात सशक्त ढंग से दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी ने जो ऐसे लोग हैं जो स्त्री शिक्षा को बुरा कार्य मानते हैं, उन पर व्यंग्य के द्वारा अपनी बात सिद्ध की है कि स्त्री शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारा प्रश्न चौथा है, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पुराने समय में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत प्रचलित और लोक व्यवहृत भाषा थी। यानी उस समय प्राकृत भाषा में ही बातचीत होती थी तथा साहित्य भी प्राकृत भाषा में ही हमें उपलब्ध होता है। भवभूति और कालिदास के नाटक जिस समय लिखे गए उस समय शिक्षित समुदाय ही संस्कृत बोलता था, शेष लोग प्राकृत बोलते थे। शाक्य मुनि, भगवान बुद्ध और उनके चेलों द्वारा प्राकृत में उपदेश देना, बौद्ध एवं जैन धर्म के हजारों ग्रंथों का प्राकृत में लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृत उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी। जो जनसाधारण थी, जो सामान्य जनता थी, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। ऐसे में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत कैसे हो सकता है? जिस प्रकार हम अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार उस समय प्राकृत भाषा में सब लोग अपनी जो दैनिक कार्य होते हैं उनको संपन्न करते थे तथा प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। इसलिए हमें उस समय का जो साहित्य मिलता है वह प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है और यह अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। हमारा पांचवा प्रश्न है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, लेखक का यह कथन स्वीकार करने योग्य है कि हमें परंपरा के केवल उन्हीं पक्षों को स्वीकार करना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हों। यानी हमें केवल उन्हीं परंपराओं, उन्हीं रीति रिवाजों को मानना चाहिए जिसमें स्त्री पुरुषों को एक समान माना जाता हो। मनुष्य का जीवन अकेले नहीं चल सकता, उसकी जीवन यात्रा स्त्री पुरुष के सहयोग से ही चलती है। यानी किसी भी जीवन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं। यदि जीवन रूपी गाड़ी का एक पहिया मजबूत और दूसरा पहिया कमज़ोर होगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों को ही समान रूप से जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने योग्य बनाना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है यदि दोनों को शिक्षा, खानपान, मान सम्मान के समान अवसर प्रदान किए जाएं। घर में लड़कों के जन्म पर खुशियां और लड़कियों के जन्म पर मातम नहीं मनाना चाहिए। लड़की की भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए। संसार में जैसे लड़के के आने का स्वागत होता है वैसे ही लड़की के जन्म पर भी होना चाहिए। जब तक हम लड़के लड़की के भेद को समाप्त करके दोनों को समान रूप से नहीं अपनाते, भविष्य में उनकी जीवन गाड़ी भी ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। इसलिए हमें अपनी उन्हीं परंपराओं को अपनाना चाहिए जिसमें स्त्री पुरुष की समानता की प्रतिष्ठा हो। यानी हमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान रूप से उपयोगी मानना चाहिए तथा किसी एक के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। प्रश्न 6, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उत्तर है, पुराने ज़माने में लोग स्त्रियों को शिक्षा देने के विरोधी थे। यानी उस समय औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था। वे स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होना मानते थे। धीरे धीरे लोगों ने शिक्षा का महत्व समझा और स्त्रियों को भी पढ़ाने लगे।
शिक्षा के नाम पर स्कूल कॉलेजों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाने वाले विषय ही पढ़ाए जाते थे। अब शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आ गया है। विद्यार्थियों को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ रोजगारोन्मुख विषय भी पढ़ाए जाते हैं ताकि वो भविष्य में कुछ काम कर सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें, जिससे वे अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद स्वयं को किसी व्यवसाय अथवा कार्य में लगाकर आजीविका का अर्जन कर सकें। स्त्रियां भी पढ़ लिख कर कुशल गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के साथ ही अनेक समाज एवं देश के लिए उपयोगी कार्य भी कर रही हैं। यानी स्त्रियां अपना जीवन सफल बना सकती हैं तथा अपना जो जीवन के जो कार्य हैं उन्हें बेहतर तरीके से कर सकती हैं शिक्षा प्राप्त करके। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।